आप सब मीडिया के दोस्तों का यहाँ जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर्स पे खैर मकदम करता हूँ। आज हमारी हुकूमत ने 1 साल पूरा किया है। वैसे देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट नगरोटा के बाय इलेक्शन के वजह से ये मुमकिन नहीं हुआ और हम भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन खत्म होने तक हम इंतजार करें। इसलिए बजाय ये कि आप सबको इंतजार करा के बाद में सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बुलाएं, हमने सोचा जब इतना अच्छा पार्टी का दफ्तर है और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बहुत ही अहम प्रोग्राम के सिलसिले में मैं जम्मू आया ही था, तो सोचा कि आप सब दोस्तों से मिलूं और तनवीर ने तो कहा कि अगर आपके सवाल होंगे, मैं तो मान के चल रहा हूं कि सवाल ही होंगे, पता नहीं जवाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरू में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि लगभग सारे इश्यूज जो हैं आपके सवालों के जरिए सामने आ ही जाएंगे। हमने एक साल पहले कलमदान संभाला और लगातार उस दिन से आज तक इस कोशिश में लगे रहे कि जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो, उनकी बेहतरी हो। मैं और मेरे काबिना के साथी हर मुमकिन कोशिश करके हमने तरक्की के कामकाज को तेज किया, लोगों के साथ इलेक्शन में किए हुए वादों को पूरा करने के लिए शुरुआत की। हमने जब लोगों से वोट मांगे या अपना मंशूर लोगों के सामने रखा, हमने 2 चीजों पे जोर दिया। एक ये कि यह हुकूमत 6 महीने की हुकूमत नहीं होगी, 1 साल की हुकूमत नहीं होगी, ये 5 साल की हुकूमत होगी। और इसलिए वो लोग जो हमारे मंशूर में लोगों के साथ किए हुए वादों को गिनना शुरू कर जाते हैं और फिर कहते हैं अब इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। जैसे मैंने जम्मू के असेंबली सेशन में कहा और उसके बाद बार बार अपनी तकरीरों में मंशूर के हवाले से जब आपको हमें जज करना होगा तो 5 साल हुकूमत मुकम्मल होने के बाद करिएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत लोगों के साथ किए हुए वादे 6 महीने या साल में पूरे नहीं करते। हमने एक शुरुआत की, चाहे जो हमने लोगों के साथ सियासी वादे किए उस पर
असेंबली में रेजोल्यूशन लाना जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके, कैबिनेट में रेजोल्यूशन मंजूर करवाना स्टेटहुड की बहाली के लिए, दोनों चीजें हमने की। डेवलपमेंट में तेजी लाने के लिए तमाम महकमे जो है अपना काम कर रहे हैं। मुलाजमों की रेगुलराइजेशन, आज भी उस सिलसिले में एक ऐतिहासिक और बहुत अहम कदम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जबकि 860 CPW जो मुश्किल से 500, 1000, 2000 रुपए कमा रहे थे, उन्हें आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रेगुलराइज किया गया। इसी तरह और भी डिपार्टमेंटों ने यह सिलसिला शुरू किया है और हम अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे। लेकिन चलिए, फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सब के साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। अब इसके बाद मैं तनवीर से कहूंगा कि वो आप में से एक एक को लेके आपके सवाल लें और कोशिश की जाएगी कि उन सवालों का हम जवाब दें। उमर साहब, दो सवाल थे मेरे। पहला सवाल ये है कि अभी महबूबा मुफ्ती ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा इलेक्शन में आपको सपोर्ट करने तैयार है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट उसके लिए आप जो उनकी तरफ से जो बिल्स आएंगी असेंबली में, उसमें एंटी लैंड एविक्शन बिल है और दिल्ली एजेंट्स को रेगुलराइज करने का जो है वो चाहती हैं कि उसको वो आप सपोर्ट करें, तो उस पर आपकी रिएक्शन चाहेंगे। और दूसरा, एक साल में आपने असेंबली में जब आपने बात की थी कि स्नो मेल्ट होगा, विंटर चला जाएगा और बिहार बाहर आएगी, तो एक साल के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आपकी लीडरशिप है उसको चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है सरदार लोगों की तरफ से, महबूबा की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी इशारों में कि आप बीजेपी एक तरह से उनको भूल रहे हैं, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक चैलेंज है आपके लिए? स्टेटहुड आप खुद बोल रहे हैं कि नहीं है, तो इस पर भी आपकी
जहां तक आप के पहले सवाल को लेके है, मैंने उनका ये बयान देखा नहीं। फारूक साहब के साथ जब उनकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनसे यही गुजारिश की कि मुकाबला बीजेपी के साथ है, कोई और उम्मीदवार मैदान में है नहीं। अगर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं डाला जाएगा तो वो सीधा सीधा बीजेपी को फायदेमंद होगा। एब्सटेन करना भी बीजेपी के हक में वोट डालने के बराबर है। अब जहां तक बीजेपी को हराने के लिए बिलों पे मंजूरी देने की बात आ जाती है, जो बिल अभी तक हाउस के सामने आया नहीं है, मैं उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता। बिल हमारी प्रॉपर्टी बनने से पहले स्पीकर साहब की प्रॉपर्टी होती है। स्पीकर साहब पहले तय करें कि हाउस के सामने कौन सा बिल आएगा। बिल्स बहुत सी सबमिट होती हैं, किस बिल को मंजूरी मिलती है और कौन सा बिल फिर ड्रॉ लॉट्स के जरिए लिस्ट होता है, वो ना मैं यहां पे तय कर सकता हूं, ना महबूबा मुफ्ती साहिबा तय कर सकती है। बिल हाउस के सामने आ जाए, उसके बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जो बिल लोगों के हक में होगा और जिस बिल को असेंबली पास करना चाहेगी, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन मैं आज के दौर पर इस यहां पे बैठ के स्पीकर साहब के इख्तियारात में दखल नहीं दे सकता। इतना जरूर कहूंगा कि वहां से बिल अगर आ जाता है हाउस के सामने तो जरूर हम उस पर गौर करेंगे। हम किसी भी चीज को डिसमिस आउट ऑफ हैंड नहीं करेंगे। जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है, कुछ लोगों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमला, तो मतलब वो तो होना ही है और मुझे इससे कोई घबराहट नहीं होती। अब फिलहाल जो आपने महबूबा मुफ्ती जी के हवाले से बात की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती हैं, अब एक तरफ से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके हक में वोट दें, और फिर आपके सवाल का जवाब देते हुए अगर मैं उनको टारगेट करूं तो अच्छा नहीं होगा। तो उस चीज को एक तरफ रख देते हैं। जहां तक सजाद लोन साहब का सवाल है, उन्हें भी हमने गुजारिश की कि वो इलेक्शन से दूर ना रहें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट नहीं दोगे, आप बीजेपी की कामयाबी, आप हंदवाड़ा में लोगों को ये बता पाएंगे कि उन्होंने बीजेपी की कामयाबी के लिए मेहनत क्यों की? इस सवाल का जवाब सिर्फ सजाद लोन साहब दे सकते हैं। जहां तक कांग्रेस के हवाले से आपने बात की, कोई दूरी नहीं है ना। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथे सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती, क्योंकि इंडिया ने ना, अब तीसरा सवाल आपको नहीं मिलेगा। इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता, लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर
कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। उमर साहब, मेरा सवाल है आदिल शर्मा INS न्यूज एजेंसी से। आप कितना संतुष्ट हैं? 1 साल हो गया है, आपकी पूरी जो कैबिनेट है आपकी, अपने कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल यह है कि ट्रंप की तरफ से आज एक और बड़ा दावा किया गया है। इससे पहले भी ट्रंप ने कई दावे करे। ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है रूस के तेल को लेकर, भारत जो है रूस से तेल जो है वो नहीं खरीदेगा। तो ये 2 सवाल हैं, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? और साथ ही साथ आपका जो कार्यकाल 1 साल का हुआ है, आप उस कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? पहले तो आपके दूसरे सवाल का तो मेरा जवाब देने का बनता ही नहीं है। मुझे क्या लेना देना ट्रंप साहब से? ट्रंप साहब अगर मैं हर ट्रंप साहब के बयान पे टिप्पणी करूं तो मेरे पास काम करने के लिए फुर्सत होगा नहीं, क्योंकि हर घंटे उनके तरफ से कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। तो जहां तक ट्रंप साहब के बयान के हवाले से आप रिएक्शन चाहते हो, बेहतर होगा या तो आप बीजेपी से ले लें या मरकजी हुकूमत से लें। जहां तक आपके पहले सवाल का जवाब हो, मेरी हुकूमत से संतुष्ट होना ना होना उसका कोई मायने नहीं ना, क्योंकि अकेले मैंने अपनी हुकूमत को वोट नहीं देना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को देना होगा, और ये वोट उनको 4 साल के बाद देना होगा। हम काम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि 4 साल के बाद लोग हमारे काम से मुतमईन होंगे। कितना मुतमईन होंगे ये 4 साल के बाद पता चलेगा। अब आज आप मुझे कहोगे मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूं, 100 में से 100 दूं, 90 दूं, 70 दूं, 60 दूं, 50 दूं। ट्राइपॉड का ध्यान रखना। मैं अपनी जगह मान के चलता हूं कि इन हालात में इससे बेहतर हम नहीं कर सकते थे, आगे जाके और बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मेरा सवाल आपसे है कि आपने खुद डेरिवेटिव्स को भरोसा बताया था कि आप इस कमेटी बना रहे हैं, 19 सितंबर को उसकी मियाद खत्म हो गई है, तो वो सवाल करें कि पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट कब आएगी। सेकेंडली द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कि पेंडिंग वेजेस जावेद राणा साहब ने उनसे भरोसा जताया था कि पेंडिंग जो वेजेस है उसकी पहली किस्त रिलीज होगी अप्रैल में। हमने देखा फ्लड्स आ गए, ये सब आ गए, तो क्या आपकी सरकार उनकी वेजेस रिलीज करने की सोच रही है जो पेंडिंग है 72 ना? वो जावेद राणा साहब से आपको पूछना होगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट डाउन है क्या ये है, वो मैं आज बात नहीं कर सकता हूँ। जहाँ तक ये चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी बनी है, उन्होंने लगभग अपना रिपोर्ट तैयार किया है। उस रिपोर्ट को फाइनल शेप देके जब वो हमारे सामने पेश करेंगे तब भी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी होगी। वो कमेटी बनी क्योंकि असेंबली में एक कमिटमेंट हुआ, तो सबसे पहले वो रिपोर्ट जो है वो असेंबली के सामने आएगी, उसके बाद फिर आप लोगों को दिया जाएगा। उमर साहब, हाल ही में सैलाब ने हमारे पर कहर बरसात, जम्मू कश्मीर की हालत बहुत वक्त से बदतर हो चुकी है। क्या सरकार कश्मीर में फूड डोर के मसलों के ऊपर कहाँ तक पहुँचे? क्या उनका कंपनसेशन मिल रहा है? जम्मू में पुल और मकान बह गए हैं, दरिया ने अपना कहर बरसाया, पुल चले गए, बस्तियाँ चली गई हैं। क्या स्ट्रेटजी अपनाई आप लोगों ने ताकि उनको ये जल्दी से जल्दी मिल जाए? आने वाले वक्त में बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, विंटर्स आने वाले हैं, श्रीनगर में बर्फ होगी, जम्मू कश्मीर जम्मू में बारिश होगी, उसके लिए क्या आपने सर क्या कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत जितना हम दे सकते थे और जो गाइडलाइंस के तहत हमें देने की इजाजत थी वो हमने दे दी। अब आगे जाके बाकी रिकंस्ट्रक्शन किस तरह हो, उसके लिए मरकज ने अपनी एक टीम तैनात करके दोनों जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में भेज के हालात का मुआयना किया। खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी जम्मू आए थे,
उन्होंने यहाँ नुकसान का जायजा लिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज की तरफ से एक पैकेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें मिलेगा, ताकि उस पैसे को हम जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। नुकसान बहुत हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 350 से ज्यादा हमारे पुल बह गए, 3000 किलोमीटर से ज्यादा हमारी सड़कें तबाह हुई, एग्रीकल्चरल लैंड, खेतों में लगभग कटाई के लिए फसल जो तैयार था वो तबाह हुआ। कई जगहों पे मकान तो टूटे, मकान के नीचे जमीन बह गई। हुकूमत अब इस कोशिश में लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही दिनों में वो कागजात जो हैं कैबिनेट के सामने आएंगे, जो हमने लोगों से वादा किया है कि जिन लोगों के मकानों के नीचे से जमीन बह गई है उनको 4 या 5 मरले का प्लॉट, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस, और बाकी फिर SDRF और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के असिस्टेंस के तहत मदद, ताकि वो अपने मकान जो है दोबारा कायम कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ मरकज की हुकूमत से ये बात भी चल रही है कि एक सर्वे इस बात का किया जाए कि सबसे ज्यादा क्राउड बर्स्ट प्रोन एरियाज कौन से हैं, जहां पर बादल फटने की अब गुंजाइश ज्यादा है, कहां पे हमें और ज्यादा इकदाम उठाने होंगे, कहां पे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करना होगा। उसके लिए एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आए जो कि यहाँ सारा कुछ देख के, मौसमी हालात, ज्योग्राफी हालात, टोपोग्राफी, ये सारा देख के एक कॉम्प्रिहेंसिव हमें रिपोर्ट तैयार करके दे दें, ताकि आगे के लिए हम अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। सर, आई एम मनाली कन्हारी फ्रॉम JK इंस्टीट्यूट। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, हाउ लॉन्ग विल NC वेट फॉर स्टेटहुड? एंड हाउ लॉन्ग विल NC will wait for statehood? As opposed to what is the alternative of not waiting for statehood? If not, मतलब if अगर सेंटर फॉर्म्स नहीं पूरा करती है तो NC का क्या अगला स्टेप रहने वाला है? हमारे सामने तो सारे रास्ते खुले हैं, फिर लेकिन अब मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो धमकियां देके कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मैं अभी भी उम्मीद लगाए बैठा हूं कि बिना धमकी दिए हुए, बिना जम्मू कश्मीर में हालात खराब हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। जहां एक तरफ से आप हमारे जो मैनिफेस्टो में लोगों के साथ किए हुए वादे हैं उनका आप रिपोर्ट कार्ड मांगते हो और आपका मांगना सही है, वहां दूसरी तरफ से जब बीजेपी के दफ्तर में इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों तो उन्हें भी पूछिए ना, जो वादे करके वो 28 सीटें जीते उनमें से सबसे बड़ा वादा तो स्टेटहुड का था। और मुझे आज भी याद है वो उन दिनों में हम लोगों को ताने देते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को स्टेटहुड की बात करनी नहीं चाहिए, स्टेटहुड दिल्ली से आएगा, जम्मू या श्रीनगर से नहीं। तो अगर स्टेटहुड दिल्ली से आना है और स्टेटहुड का वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बीजेपी ने किया था, तो वो वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा है? बाकी आगे जाके हमें क्या करना होगा उसको शायद यहां आज दोहराने की जरूरत नहीं है। हालात उस तरह के बने तो फिर मजबूर होकर हम दोबारा यहां बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरा ऐलान कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो हालात नहीं है। 2024 की इलेक्शन से पहले सेंटर में सुप्रीम कोर्ट ने वादा तो किया कि इलेक्शन के बाद कोई नहीं, आपस हाथ ऊपर रख लीजिए। इलेक्शन के बाद
अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेट बुक देंगे। अब स्टेट बुक नहीं मिल रही, तो आपको क्या लगता है कि डिले जो हो रहा है स्टेट बुक का देने का, क्योंकि बीजेपी का भी ये मानना था कि स्टेट बुक देंगे, अब डिले जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि दे वांट टू प्रेशराइज नेशनल गवर्नमेंट कि बीजेपी को भी पावर में लाया जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी थोड़ी देर में दरबार मूव भी होगा कुछ दिनों के बाद, हाँ। तो क्या आप वो पुरानी जो ट्रेडिशन है उसको कायम रखेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे कि पूरा दरबार मूव हो जम्मू? ये सवाल था मेरे पास। ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर के जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने स्टेटहुड के हक से महरूम रखा जाएगा सिर्फ इसलिए कि बीजेपी की हुकूमत यहां नहीं बनी। क्योंकि बीजेपी ने शायद ये कभी नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट में या पार्लियामेंट में कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन तभी देंगे जब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। अब अगर हमें मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक हम उनके साथ हाथ नहीं मिलाते तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा, तो फिर चलिए ना, मैं मान के चलता हूं कि अगले 4 साल तक स्टेटहुड नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का मैंडेट हासिल करने के बाद बीजेपी के इस साजिश को तो कम से कम हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर लोगों को बीजेपी की हुकूमत चाहिए होती तो 24 में बीजेपी की हुकूमत बनाते, नहीं बनाया। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि बैकडोर से हम बीजेपी की एंट्री यहां कराएं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से सवाल पूछा, पहले तो मुझे ये बताइए ना, इस दरबार मूव को बंद क्यों किया गया? ये तो मतलब एक परंपरा रही और वो भी 47 से पहले की। जो लोग हमें ताने देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं समझते, हम जम्मू कश्मीर के महा हस्तियों की जो है इज्जत नहीं करते, उनकी जो विरासत है उसको तहस नहस करने में तो सबसे ज्यादा रोक तो बीजेपी का ही रहा है। लेकिन हमने लोगों के साथ वादा किया था कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे। कैबिनेट ने रेस्टोरेशन का फैसला जो है लिया, वो फैसला एलजी साहब के पास भेजा गया। एलजी साहब ने अपना दस्तखत उस फाइल पर करके वापस दिया। मैंने आज फुल दरबार मूव के लिए सरकारी फाइल पे जो है अपना दस्तखत डाला हुआ है और उम्मीद करता हूं कि वो ऑर्डर जारी होगा और जो पुराना दरबार मूव की जो रिवायत रही है उस रिवायत को हम रिस्टोर करें।